हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। बड़ा महत्वपूर्ण योग है वाणिज्य योग, कमर्शियल। कोई व्यक्ति वाणिज्य मतलब व्यापार करेगा कि कोई किसी व्यक्ति की स्थायी नौकरी करेगा, या नौकरी से मतलब या तो सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम बनना, काम करना, कंपनी के मालिक के निर्देशों का पालन करना, या सरकारी नौकरी में सरकार के निर्देशों का पालन करना, बंधी नौकरी वो नौकरी कहलाती है। और वाणिज्य व्यापार एक बड़ा क्षेत्र होता है, आज़ादी होती है, स्वयं के निर्णय लेने की आज़ादी होती है, तो उसको व्यापार बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति बहुत अपना व्यापार को बढ़ा सकता है और अपने व्यक्तित्व को विकास को अपने को व्यक्तित्व विकास कर सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर सकता है। ठीक है, तो योग देखते हैं। इसके पहले मैंने अनेक प्रकार के योग यहाँ बनाया हूँ, जैसे गृहनाशक ग्रह, लाभ, स्थिर आवास, भूमि विक्रेता, बहुक्षेत्रमान, सुंदर ग्रह के योग, जो भी जरूर देखें। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हो 7697871256 कुंडली विश्लेषण के वास्ते। योग समझने के पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझेंगे कि इस योग में बात आती है कि कारकांश लग्न की बात आती है। ठीक है, तो कारकांश लग्न समझने के लिए बड़ी सिंपल है। आत्मकारक जिस ग्रह के सर्वाधिक अंश हों उसको आत्मकारक कहते हैं। आपकी कुंडली में राहु केतु को छोड़ के जब भी में कारकांश लग्न की बात होगी तो हम 7 कारक होते हैं, चरकारक, जेमिनी के चरकारक, और उसमें हम राहु केतु को नहीं गिनेंगे। ठीक, राहु केतु को छोड़ के आपकी 7 जो ग्रह होते हैं, सूर्य से लेके केतु शनि तक, उसमें सबसे ज़्यादा अंशों वाला जो ग्रह होगा उसको पकड़ेंगे। वो देखेंगे वो ग्रह नवमांश में कहाँ बैठा है, मतलब आपकी D9 में किस राशि में बैठा हो। D9 की राशि को ही हम कारकांश की लगन कहते हैं, उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। अब इसको और सरल उदाहरण से एक महात्मा गांधी जी की कुंडली में हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की कुंडली में जो चंद्रमा है 28 डिग्री का है। ठीक है, 28-40 का चंद्रमा है, तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा अंशों का है। तो चंद्रमा हम देखेंगे कि D9 में कहाँ बैठा है, तो हम देखते हैं कि चंद्रमा D9 में मीन राशि में बैठा है, तो हम मीन राशि की कुंडली बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस लगन की कुंडली बना लेंगे और उसको घुमा लेंगे लगन को, और ये कहलाएगी कारकांश लगन। तो यहाँ पे यही आया है। तो हम अब पढ़ते हैं आगे सूत्र को देखते हैं। हाँ, सूत्र कहता है कारकांश लग्न में यदि तुला राशि हो तो जातक वाणिज्यकर होता है। ठीक है, तो कारकांश लग्न में जैसे हमने गांधी जी के अभी देखा कि मीन राशि आ रही, कि उनका कारकांश जो है उनका सर्वाधिक अंश वाला ग्रह जो होता है वो मीन राशि में बैठा था, तो उनकी हो गई मीन लग्न। सूत्र कहता है कि कारकांश लग्न में यदि तुला राशि हो तो जातक वाणिज्य कर्मरत होता है। तुला मतलब व्यापार होता है। ठीक है, तो 7 नंबर की राशि यदि कारकांश बनेगी तो जातक वाणिज्य व्यापार में कर्मरत होता है। दूसरा सूत्र में कहता है कारकांश लग्न में यदि बुध से युत हो, यदि कारकांश लग्न कोई भी हो, ठीक है, कारकांश लग्न मेष से लेके मीन तक कोई भी हो, लेकिन उस कारकांश लग्न में बुध बैठा हो तो व्यापार करेगा। फिर कहता है कि कारकांश लग्न यदि कर्क की हो तो व्यापारी बनेगा। तक पहला कहता है कि कारकांश लग्न तुला की हो, फिर कहता है कि कारकांश लग्न जो है कर्क की हो, फिर कहता है कि कारकांश लग्न कोई भी हो लेकिन उसमें बुध बैठा हो तो जातक व्यापार करेगा। ठीक है, फिर आखिरी सूत्र कहता है ग्यार योगे वाणिज्यवान, मतलब मंगल और बुध की युति जन्मांग में उपस्थित हो तो जातक वाणिज्य कर्म करेगा। ठीक है, अब ये मंगल और बुध की युति है। ठीक है, अब ये मंगल बुध की युति कहीं पे भी हो, पहले भाव से लेके 12वें भाव तक कहीं पे भी हो, तो ये ऐसे स्थिति में जातक जो है मंगल और बुध एक साथ भी हो तो जातक व्यापार कर्म करेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो सूत्र है इतना आसान सूत्र नहीं है। कारकांश लग्न यदि तुला हो, कारकांश लग्न यदि तुला मतलब 7 नंबर की, कारकांश लग्न यदि कर्क हो, तो ये कर्क और तुला की बात हो रही है। हमको ये जानना चाहिए था कि ये कर्क राशि और तुला राशि के मालिक कौन है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है, तुला का राशि का मालिक शुक्र है। ठीक है, तो ये दोनों राशि चर राशि कहलाती है। ठीक है, और उसमें जो है कर्क राशि जो होती है जल तत्व की राशि है, और जो तुला राशि है वो वायु तत्व की राशि है। सिंपल है कि जो चर राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यापार के लिए, कर्क और तुला। ठीक है, ये यदि हो
तो कर्क राशि और तुला राशि कारकांश लग्न हो, दोनों राशि चर राशि है, एक का मालिक चंद्रमा है, एक का शुक्र है, ठीक है। और तुला राशि का मतलब ही होता है व्यापार, तुला मतलब तराजू, ठीक है। और कहता है कि कोई भी लग्न हो आपकी, आप वहाँ कारकांश लग्न वाला फार्मूला नहीं है, कहता है कि कोई भी लग्न हो, मेष से लेके मीन लग्न, कोई भी लग्न की कुंडली हो, उसमें मंगल और बुध हो, ठीक है। और कहता है कि कारकांश लग्न में यदि बुध हो, तो आपकी कारकांश लग्न कोई हो, उसमें लग्न में बुध बैठना चाहिए, लग्न में तुला राशि आनी चाहिए, लग्न में कर्क राशि आनी चाहिए, ठीक है। तब आप वाणिज्य व्यापार से संबंधित योग में बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो योग है इतना सरल नहीं है, आसानी से लगने वाला नहीं है, ठीक है। आपको तो ये मैं जो फार्मूले हैं फिर से एक बार कह देता हूँ। कारकांश लग्न में यदि तुला राशि हो तो जातक वाणिज्य कर्मरत होता है, कारकांश राशि में, कारकांश लग्न में तुला राशि हो। दूसरा, कारकांश लग्न यदि बुध से युक्त हो, कारकांश लग्न में बुध हो। तीसरा, कर्क राशि कारकांश लग्न हो तो जातक व्यापारी होता है। चौथा, मंगल और बुध की युति जन्मांग में उपस्थित हो तो जातक वणिक कर्मरति होता है। अब ये कर्म मंगल और बुध की युति में कारकांश लग्न की कंडीशन अप्लाई नहीं है, कोई भी कुंडली हो, कारकांश लग्न बात भूल जाओ, यहाँ मंगल और बुध की युति, ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा कॉमन योग है, किसी भी कुंडली में मिल जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जातक वाणिज्य कर्मरति होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये योग जिन कुंडलियों में होगा, वो व्यक्ति के पास वाणिज्य व्यापार करने की क्षमताएं, अद्भुत क्षमताएं होगी। अब तुला लग्न की कुंडली बड़ी योगकारी कुंडली होती है, ठीक है। कर्क लग्न की कुंडली किसकी है? इंदिरा गांधी की कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली है, मोदी जी की कुंडली है। इनसे बड़े व्यापारी कौन गया? इनसे बड़े दुनिया में कोई व्यापारी नहीं है, ठीक है। तो भैया ये योग को आप लगा के, कोई भी जातक हो, कोई भी दर्शक हो, अपनी कुंडली में सहज लगा सकते हैं। मुख्य बात थी कारकांश लग्न को समझना, तो मैंने आपको कारकांश लग्न भी समझा दिया है कि कारकांश लग्न किसे कहते हैं। आपकी कुंडली में राहु केतु को छोड़ के सूर्य से लेके शनि तक 7 ग्रह, सबसे ज़्यादा अंश किसके हैं वो उसको पकड़ो और देखो D9 में, मतलब नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है। नवमांश कुंडली की जो राशि है वो कारकांश लग्न बन गई। यदि 7 नंबर की हो, 4 नंबर की हो, उसमें बुध बैठा हो, तो भैया करो व्यापार, करो मेहनत, आगे बहुत बढ़ोगे, तरक्की करोगे, क्योंकि वे योग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो योग के बारे में एक और बात बता दूं, योग जब बनते हैं किसी कुंडली में तो फिर वो किसी चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट, वो कोई बाकी सिद्धांत से उनको कोई मतलब नहीं होता। शत्रु राशि में, मित्र राशि में चिकल्लस नहीं होती वहाँ। योग तो योग होते हैं, जैसे किताबों में लिखे हैं वही के वही योग आपको बताए जाते हैं। नहीं तो बोलोगे साहब उसमें ये नहीं, कई लोगों की कमेंट आती है तो उसमें अब उसका कोई जवाब नहीं है। आप हमारी जो योग था इसके बारे में मैं एक और लाइन अपने मन से नहीं जोड़ सकता, जो योग थे मैंने बता दिया। तो इसका आप जान गए कि कितना महत्व है व्यापार के लिए, बुध का कितना महत्व है और चर राशि का कितना महत्व है। चर राशि में देखो, चर राशि में बैठे ग्रह जनरली यदि किसी जातक की कुंडली में ज़्यादातर ग्रह चर राशि में हो तो उसको तो व्यापार करनी चाहिए। और वो चर राशि में बैठे ग्रह ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, खूब काम कराते हैं, वो ऐसा व्यक्ति जिसके चर राशि में चौथे स्थान पे भी चर राशि है और पूरी केंद्रों में चर राशि आ जाए तो खूब मूवमेंट होगी, ग्रह भी बैठे हैं उसमें, तो जातक का जीवन ज़्यादा चल फिर वाला होता, मूवमेंट बहुत करता है। अब सिंपल है, विदेश जाने वाले मामले में भी हम देखते हैं कि जातक के सारे ग्रह स्थिर राशि में बैठे हों, चौथे स्थान में भी स्थिर राशि हो, दशमेश भी स्थिर राशि में हो और दशमेश का प्लैनेट भी स्थिर राशि में हो, तो वो भी अपने देश में काम, अपने गांव में ही काम धंधा करेगा, वो नहीं जा पाएगा, अपने गांव से भी बाहर नहीं जाएगा। वो उसका जो व्यापार है आपको मिलेगा केवल अपने गांव में मिलेगा। और जिस आदमी की चर राशि चौथे भाव में चर राशि हो, 10वें भाव में चर राशि हो, चतुर्थेश और दशमेश भी चर राशि में बैठे हों और 12वें भाव में भी चर राशि हो। इसके बाद हम देखते हैं कि चतुर्थेश और दशमेश जाके वहाँ पे या द्वादशेश D9 में भी चतुर्थ राशि में बैठ गए हों, तब तो भैया जातक जरूर जातक का जो व्यापार होगा वो विदेश से संबंधित हो सकता है। तो इस तरीके के हमको अपने ज्ञान कुंडली विश्लेषण के समय लगाना पड़ेगा कि
मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये चर राशि है। और स्थिर राशि कौन सी है? 2, 5, 8, 11, वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक सूत्र बताया था कि यदि जातक का लग्नेश चर राशि का हो तो भैया उसका भाग्योदय विदेश में हो सकता है, और यदि द्विस्वभाव राशि का है तो उसका भाग्योदय देश और विदेश कहीं पे भी हो सकता है। इस तरीके से ज्योतिष को सरल तरीके से समझा जा सकता है। सरल ही ज्योतिष है, बहुत सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हरे कृष्णा।